कविता गृह प्रवेश के समय काफी घबराई हुई थी। एक तो वैसे ही ससुराल के नाम से उसे डर लगता था, ऊपर से इस ससुराल में उसकी सास नहीं थी, केवल उसके ससुर जी ही थे और रिश्तेदारों की महिलाओं ने सारी रस्में करवाई और 2 दिनों के बाद पूरा घर मेहमानों से खाली हो गया। सारे मेहमान लौट गए थे। कविता पर गृह गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई थी। वैसे तो कविता हर काम में निपुण थी, लेकिन उसे अपने ससुर जी से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसके ससुर जी जरा कठोर स्वभाव के अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। घर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं ने भी उसे समझा दिया था कि वह अपने ससुर जी के सामने जरा संभल कर रहे। कविता वैसे जॉब भी करती थी, इसलिए दिन भर तो आराम से निकल जाता था, लेकिन जितने भी समय वह घर में रहती थी उसे अपने ससुर जी से डर लगता था। मगर धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि उसके ससुर जी भी भले ही अपने बेटे को डांट फटकार देते हैं, लेकिन बहू को कभी कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए धीरे धीरे वह उनके साथ सहज होने लगी थी। उनके ससुर जी डायबिटीज के मरीज थे। वह उनके खान पान का ध्यान रखने लगी, उन्हें सुबह शाम टहलने के लिए भेज देती थी। शुरुआत में तो वह ना नुकुर करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह भी बहू की बात मानने लगे थे। हालांकि बातचीत तो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी घर में सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। कभी कभी जब वह ज्यादा मीठा खाने लगते तो कविता उन्हें थोड़ा डांट भी देती थी, फिर भी वह उसे पलट कर जवाब नहीं देते थे। यह देखकर राहुल हैरान था, क्योंकि आज से पहले पिता ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। कविता देख रही थी, इधर पिछले 5-6 दिन से उनके ससुर जी के चेहरे पर एक अनोखी चमक ही आ गई थी। राहुल भी हैरान था। वह कविता से पूछने लगा कि आखिर आजकल पिताजी इतना खुश कैसे रहने लगे। कविता बोली, मुझे क्या पता, वो टहलने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर अपने दिनचर्या में लगे रहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन राहुल ऑफिस से घर आया तो उनकी पड़ोसन आंटी ने उसे बुलाकर कहा कि राहुल, कल मैंने देखा कि तुम्हारे पिताजी तुम लोगों की अनुपस्थिति में किसी औरत को घर लेकर आए थे। मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर राहुल हैरान रह गया। उसने कविता को यह सब बताया तो कविता को भी कुछ ठीक नहीं लगा। वो कहने लगी कि हमें पिताजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो राहुल कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे मैं उनसे बात कर लूँ? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने कहा कि हो सकता है कि कोई पहचान वाले ही हो। ऐसे पूछने से पिताजी को बुरा लग जाएगा। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। वह काफ़ी देर तक सोच विचार करता रहा। माँ के गुजरने के बाद पहली बार राहुल को भी पिता कुछ बदले हुए से लगे। एक दिन उसने हॉल के फूलदान में कैमरा छिपा दिया। फिर जब उसने देर रात को ऑफिस से आकर रिकॉर्डिंग देखा तो सन्न रह गया। उसने साफ साफ देखा कि उसके पिता एक खूबसूरत औरत के साथ घर में आए और उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। फिर वह औरत 2 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकली। राहुल को बहुत तेज गुस्सा आया कि उसने पिताजी यह सब क्या कर रहे हैं। उसने सोच लिया कि कल सुबह ही वह मौका देखकर अपने पिताजी से इस बारे में बात करेगा। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसके पिताजी सुबह से ही कहीं गायब हो गए थे। वो उनके कमरे में जाने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे पर ताला झूल रहा था। वो बौखला गया कि उसके पिताजी अब कमरे में ताला भी लगाने लगे। उसे बहुत घबराहट होने लगी। उसने कविता को सब कुछ बताया। कविता भी चिंतित हो गई और कहने लगी कि कहीं पिताजी अकेलेपन का कोई फायदा तो न उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। हमें उन्हें समय रहते सतर्क करने की जरूरत है, कल को कुछ हादसा ना हो जाए। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। कविता ने आगे कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आज ही हम पिताजी से बात कर लेते हैं। दोनों काम निपटाकर मोहनदास के आने का इंतजार करने लगे। मोहनदास घंटे भर के बाद घर आए। वह पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। कविता सोच में पड़ गई कि आखिर सुबह सुबह किससे मिलने के लिए गए थे। ये तो इतने प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। अभी वह कुछ बोलती इससे पहले ही राहुल बोल पड़ा, पिताजी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मोहनदास कहने लगे, अभी नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना कहकर वह अपने कमरे में गए और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया।
कविता और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि आखिर पिताजी को क्या हुआ है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कविता से कहा, बहू जरा यहाँ तो आना। कविता ने राहुल की ओर देखा और धीमी गति से चलती हुई गई। ससुर जी के कमरे में पहुंची। राहुल भी पीछे पीछे चला गया। भीतर का नजारा देखते ही कविता आश्चर्य से उछल पड़ी। पूरे कमरे में आर्टिफिशियल फूलों, लाइट और गुब्बारों से बहुत मनभावन सजावट की गई थी। कमरे के बीचों बीच टेबल पर एक केक रखा हुआ था। कविता ने प्रश्न भरी नज़रों से अपने ससुर जी की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब तैयारी किस लिए है, क्योंकि आज ना तो घर में किसी की शादी की सालगिरह थी और ना ही किसी का जन्मदिन था। के ससुर जी ने हर्ष भरे स्वर में कहा, हैप्पी मदर्स डे बहू। यह सुनकर कविता आश्चर्यचकित रह गई। तो मोहनदास ने भरे गले से कहना शुरू किया, बहू मेरी माँ को तो मैंने बहुत ही पहले ही खो दिया था। मेरी परवरिश चाची ने की थी, वह भी मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने मेरा बहुत ध्यान रखा, अपने जीवन के नए रंगों में घुलने लगा और बचपन का हर दर्द भुलाने लगा। लेकिन फिर वो जब मुझे छोड़कर चली गई तो मैं उदासी की गहराइयों में डूब गया। मेरे जीवन में एक अजीब सा सूनापन था। मगर फिर तुम इस घर में आई, तुम्हारे प्रेम में मुझे माँ की ममता का एहसास होता है। तुम मेरा इतना ध्यान रखती हो, मुझे बच्चे की तरह संभालती हो। वह कहते हैं ना कि इंसान बुढ़ापे में बच्चा बन जाता है। मेरी हर जिद पर तुम मुझे प्यार से समझाती हो, मेरे खान पान का ध्यान रखती हो। इसलिए तुम्हारे प्रेम ने मुझे माँ की झलक दिखाई देती है। मैंने कभी अपनी माँ को तो स्पेशल फील नहीं करवाया। अपनी माँ याद आ गई थी। फट से जाकर पापा के गले लग गया। कविता ने भी पैर छूते हुए, पिताजी आज आपने मुझे यह दर्जा देकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मेरे पास अपनी खुशी बयान करने के शब्द ही नहीं है। कहते हुए उसका गला रुंध गया। उसके ससुर जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कांपते हुए स्वर में कहा कि तुम मेरी बहू भी हो, बेटी भी हो और माँ भी हो। सच में तुम धन्य हो, जिनके आने के बाद मेरे घर की रौनक वापस लौट आई। तीनों के चेहरे पर खुशी के साथ साथ आंसुओं की रेखाएं भी थी। तभी अचानक से राहुल को कुछ याद आया तो और वह कहने लगा कि पापा, आपने इतनी सारी सजावट खुद की। तो उसके पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं डेकोरेशन करने वाले को बुलाने गया था। उसने एक लड़की भी भेजी थी, लेकिन शुरुआत में जो लड़की आई थी उनके एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। फिर मैं एक दूसरी औरत को लेकर आया था और उसने ही सारी सजावट की है। यह सुनकर राहुल को समझ में आ चुका था कि 2 दिन उनके पिताजी इसे घर लेकर आए थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैंने पापा से कुछ पूछा नहीं, वरना उन्हें वो कितना बुरा लग जाता। आज कविता को भी अच्छे से समझ में आ चुका था कि ससुर जी के कठोर व्यवहार के नीचे एक भोला भला मासूम सा दिल भी है।